प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय में इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी हम आज इसके प्रश्न उत्तरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उसके बारे में अध्ययन किए थे और आने वाले वीडियो में भी इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि आपको लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। प्रश्न क्रमांक पहला है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को हमें भरना है। तो अवस्थित क्षेत्र, गांव के कुल क्षेत्र और भूमि का उपयोग। तो देखिए कि अवस्थित क्षेत्र क्या है, तो इसमें आएगा पालमपुर आस पड़ोस के गांवों तथा कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। फिर जो ख है उसमें गांव का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो है 300 हेक्टेयर। भूमि का उपयोग, तो सिंचाई भूमि 200 हेक्टेयर में और असिंचित भूमि, तो असिंचित भूमि कितनी है, तो ये है असिंचित भूमि है 74 हेक्टेयर। भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है तो वो है 26 हेक्टेयर। अब हम देखते हैं निवास स्थानों और सड़कों और तालाबों तथा चारागाहों आदि के क्षेत्र। तो इसके लिए देखिए सुविधाएं। शैक्षिक, एक गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। चिकित्सा में गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय है। बाजार, पालमपुर में बाजार ज़्यादा विकसित नहीं है। लोग शहरों के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला करके बेचते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोर्स हैं जिसमें आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। और इस प्रकार से ये आपको इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी पुस्तक के माध्यम से और पुस्तक सामने रख करके ही प्रश्न उत्तरों को नोट कीजिए। फिर देखिए बिजली आपूर्ति में लिखिए, सभी घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त बिजली पूर्ति जल नलकूप चलाने तथा छोटे व्यवसायों में भी होती है। संचार, टेलीफोन और कंप्यूटर केंद्र संचार के ये साधन हैं। और निकटतम कस्बा है गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खेती की आधुनिक विधि के लिए ऐसे अधिक आगदा की आवश्यकता होती है जिसमें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। और क्या आप सहमत हैं? हाँ, यह कथन सही है क्योंकि खेती की आधुनिक विधियों के लिए कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों, बिजली और ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और ये लागत उद्योगों से प्राप्त होती है। दूसरी ओर उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और यह कच्चा माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। अतः कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। इस प्रकार कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, वास्तव में दोनों में निकट का संबंध है। इससे स्पष्ट है कि कृषि और उद्योग साथ साथ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद की। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। बिजली आने से पहले किसान कुएं में रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। गांव वालों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र सिंचाई होने लगी। इस प्रकार से पालमपुर में बिजली आने से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है।
भारत में मानसून अनिश्चित है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कृषकों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी जमीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि पालमपुर के 450 परिवार में भूमि के वितरण की सारणी बनाइए। तो 150 लोग खेती के लिए भूमि नहीं है जिनके पास में, अधिकांश दलित हैं। 240 लोग 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले टुकड़े में रहते हैं और 60 लोग 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले मंझोले और बड़े किसान हैं। इस प्रकार से पालमपुर की भूमि कृषकों की भूमि का विवरण। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पालमपुर में खेती हर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ऐसे भूमिहीन श्रमिकों में डाला नामक एक महिला भी है जो कि एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका आशय है कि उसे निरंतर कार्य ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 मार्च 2017 में निर्धारित किया गया है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी कार्य करने को तैयार हैं। इस प्रकार से पालमपुर के खेतीहर मजदूरों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में कार्य करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में मिलती है? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? तो मैंने अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात की जो खेतों में कार्य करते हैं। तो आप लोग स्वयं भी इस प्रश्न को बना सकते हैं अपने गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूरों से बात करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने खेत क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात की जो खेतों में कार्य करते हैं। उन्हें 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। कभी कभी उन्हें मजदूरी के बदले अनाज भी मिल जाता है तथा यदा कदा कार्य करने वाले खाना भी परोस लेते हैं। उसमें निरंतर कार्य नहीं मिलता, अर्थात उनका कार्य मौसमी है। पूरे वर्ष के दौरान 6 से 7 महीने ही कार्य मिलता है, जिससे परिवार का भरण पोषण नहीं होता। इसलिए उन्हें ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण वे निर्धनता से जकड़े हुए पाए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के लिए एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। HIV बीज का प्रयोग करके भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट है उर्वरकों का प्रयोग करके तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और आधुनिक मशीनें जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ड्रिल मशीन आदि का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा बहुत कम होता है। इस छोटे टुकड़े पर किसान आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाता, इसीलिए उसे या तो बहुफसल उगानी चाहिए या फिर एक टुकड़े पर गैर कृषि क्रियाएं करनी चाहिए, अर्थात कुटीर उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझोले और बड़े किसान कृषि में कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो मंझोले और बड़े किसान अपनी खुद की बचत से या बैंकों से कृषि के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं या प्रति वर्ष की बचत को जोड़कर अपनी स्थिर पूंजी को भी बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है, छोटे किसानों को कृषि के लिए पूंजी हेतु बड़े किसान गांव के साहूकार या व्यापारियों से उधार लेना
पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो देखिए, सविता एक लघु किसान है। सविता ने तेजपाल सिंह से 24% ब्याज की दर पर 4 महीने के लिए उधार लिया है और उसने साथ में यह भी वादा किया है कि जब भी फसल कटाई का समय होगा तब वह तेजपाल सिंह के खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करेगी। सविता की स्थिति निश्चित तौर पर अच्छी होती यदि वह बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण लेती, क्योंकि तेजपाल द्वारा दिए गए उधार की ब्याज दर बैंक के ब्याज से बहुत अधिक है। वहीं दूसरी ओर तेजपाल द्वारा उसे मजदूरी बहुत कम दी जा रही है। बैंकों से उधार लेने पर वह इस प्रकार के शोषण से बच सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको आप स्वयं भी लिख सकते हैं। मुझे अपने बुजुर्ग से बातचीत करने से पता चला कि पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। जब अच्छी वर्षा होती तो फसल की पैदावार अच्छी होती, अन्यथा नहीं। परंतु अब सिंचाई के अनेक साधन विकसित हो चुके हैं। यहाँ ट्यूबवेल का प्रयोग हो रहा है। सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाकर नहरों और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। पहले जुताई हल के द्वारा होती थी। पुराने बीजों तथा गोबर खाद का उपयोग होता था, जिससे उत्पादकता भरण पोषण तक ही सीमित थी तथा कई बार उत्पादन भरण पोषण के लिए पूरा नहीं होता था। परंतु पिछले 30 वर्षों से उत्पादन की आधुनिक रीतियों का उपयोग हो रहा है और ट्रैक्टरों, मशीनों और अच्छे बीज, रासायनिक खादों तथा दवाइयों का प्रयोग होने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादकों को बेचते हैं, जिससे उनकी बचत होती है, जो कृषि विकास में सहायक है। फिर देखते हैं हम आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादक कार्य हो रहे हैं, उनकी टिप्पणी संक्षिप्त सूची बनाइए। हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित कृषि उत्पादक कार्य हो रहे हैं। तो देखिए, गन्ना खरीद करके गुड़ बनाना, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, दूध संग्रह, शीत केंद्र, भैंसा गाड़ी और अन्य साधनों द्वारा परिवहन कार्य, कंप्यूटर केंद्र, शिक्षित कार्यों द्वारा पाठशाला, उत्पादित सब्जी और फल को मंडियों में बेचना। इस प्रकार से गैर कृषि कार्य हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है? गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्य में लगे हैं। गैर कृषि कार्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। भविष्य में गांव में गैर कृषि कार्य क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यक है कि ऋण ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य आरंभ कर सकें। फिर अगला पॉइंट आता है, गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, वैसे वैसे भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।